गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 13 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल में हाल ही में माता तीर्थ औसी उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो नेपाल में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। माता तीर्थ औसी के अवसर पर दुनिया भर से नेपाली लोग अपनी माताओं के चेहरे देखने आते हैं। उनका मानना है कि वे उनके माध्यम से परमात्मा को देखते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके देवी माँ को सुंदर वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन अर्पित करना उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा है। माता तीर्थ औसी उत्सव या मातृ दिवस नेपाली कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के बावजूद नेपाल के हर घर में लोग अपनी माँ को उपहार और आरती देते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपको याद रखनी होगी कि माता तीर्थ औसी फेस्टिवल्स कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेपाल में इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है नेपाली पीपुल के द्वारा। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि नेपाली कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन ही इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है और इस पर्व का नाम है माता तीर्थ औसी फेस्टिवल्स। इसी के साथ इस पर्व के दौरान नेपाल के हर घर में लोग अपनी माँ को उपहार और आरती देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से माता तीर्थ औसी फेस्टिवल्स नेपाल के लोग के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और इस वर्ष भी नेपाल में ही इसे सेलिब्रेट किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो राइट आंसर होगा अमूल। अमूल कंपनी बनी है ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी, जिन्होंने श्रीलंका के टीम फॉर द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर करने वाली अमूल की कंपनी बनी है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। श्रीलंका क्रिकेट ने घोषणा की है कि भारतीय दूध उत्पादक अमूल को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की अवधि के लिए श्रीलंका पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया। इसी के दौरान श्रीलंका क्रिकेट के सीईओ एशले डी सिल्वा ने ये कहा, श्रीलंका क्रिकेट के साथ अमूल की साझेदारी एक उत्कृष्ट कदम है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ जुड़ने से कंपनी को बाजार में वृद्धि हासिल करने और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच अपने ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि श्रीलंका के टीम के साथ हमारे भारतीय मिल्क प्रोड्यूसर अमूल कंपनी ने स्पॉन्सर किया है फॉर द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। श्रीलंका के टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में हमारे भारतीय मिल्क प्रोड्यूसर अमूल कंपनी बनी है। अमूल के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने यह भी कहा कि अमूल डेयरी विकास के लिए एक सिद्ध मॉडल है और उन्हें अपने छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए श्रीलंका के साथ जुड़ने पर गर्व महसूस होता है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। यहाँ पे आपको दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे कि श्रीलंका क्रिकेट के सीईओ कौन है? तो एशले डे सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट के सीईओ के पद पर नियुक्त है। और इसी के साथ अमूल मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कौन नियुक्त है? तो जयन मेहता जी इस पद पर नियुक्त है। यहाँ पे आपको दो तीन फैक्ट्स याद रखने होंगे और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको याद रखनी होगी। श्रीलंका के मेंस टीम प्लेयर को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है? तो इंडियन मिल्क प्रोड्यूसर अमूल कंपनी बनी है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भारत की किस पहल को राष्ट्रमंडल सचिवालय ने स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम पद्धति के रूप में मान्यता दी गई है? तो सीपी ग्राम्स एक इनिशिएटिव है, पहल है हमारे भारत का, और इसी को पहल को राष्ट्रमंडल सचिवालय ने स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम पद्धति के रूप में मान्यता दी है। तो जानते हैं इसके पीछे का पॉइंट्स। हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, जिसको हम लोग CPGRAMS कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स को अत्याधुनिक शिकायत निवारण प्रणाली और स्मार्ट सरकार के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को देखते हुए शिकायत निवारण प्रणाली और स्मार्ट सरकार के लिए इसे
सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता को प्रदान किया गया। निगरानी किए गए अन्य देशों में नामीबिया के नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रणाली और पहचान प्रबंधन प्रणाली और केन्या के मानव संसाधन प्रबंधन और ई नागरिक मॉडल को शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में मान्यता भी दी गई थी। इसी के साथ राष्ट्रमंडल देशों के भीतर स्मार्ट प्रशासन की स्थिति पर एक स्टॉक टेकिंग अभ्यास आयोजित करना और सफलता की कहानियों के साथ साथ डिजिटल सेवाओं के लिए अंतराल मांग की पहचान भी करना है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको याद रखनी होगी कि हमारे भारत के सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्राइवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स को कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में आयोजन किया गया 5th ज्वाइंट कस्टम ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया और भूटान। इंडिया और भूटान के मध्य होने वाली 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हमारे भारत के लद्दाख में की गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक 6 से 7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के विशेष सचिव और सदस्य सीमा शुल्क श्री सुरजीत भुजबल और वित्त मंत्रालय के राजस्व और सीमा शुल्क विभाग के महानिदेशक श्री सोनम जामोस्को ने की है। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि 5वीं जेजीसी बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि नए भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोलना और नए व्यापार मांगों को अधिसूचित करना, बुनियादी ढांचे को विकास भी करना, परागमन प्रक्रियाओं को स्वचालन करना और डिजिटलीकरण करना, तस्करी की रोकथाम करना, समन्वित सीमा पार प्रबंधन और आगमन पूर्व आदान प्रदान करना। तो इन सब चीजों पर जोर दिया गया। 5th जेजीसी मीटिंग का आयोजन हमारे भारत के लद्दाख राज्य में किया गया, जिसको हम लोग 5th ज्वाइंट कस्टम ग्रुप कहते हैं। किसके मध्य हुई? तो हमारे भारत और भूटान के मध्य कहां पे आयोजन किया गया? तो लद्दाख के लेह में इसका आयोजन किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा 25 मई। 25 मई को तय किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टू सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल फुटबॉल डे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो जानते हैं इसके पीछे का पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस खेल को सॉकर कहा जाता है। 193 सदस्यीय महासभा ने विधानसभा कक्ष में राजनयिकों की तालियों के बीच इसके अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अपनाया गया। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने होंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा 25 मई। अब आपको याद रखना होगा कि हम लोग हर वर्ष 25 मई को अब सेलिब्रेट करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे की गई। और साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, इस खेल को वहां पे सॉकर के नाम से जाना जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में टोटल 193 सदस्यीय महासभा ने विधानसभा कक्ष में पूरी तरीके से सर्वसम्मति से इसको पारित किया और ये घोषणा लिया गया कि विश्व फुटबॉल दिवस अब हर वर्ष 25 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, एक स्टार पॉइंट लगाना होगा। ये स्टार पॉइंट है हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो 100वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी 100वीं वर्षगांठ के दौरान ये प्रतीक लिया गया कि हम लोग हर वर्ष 25 मई को ही सेलिब्रेट करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस। इसके पीछे का वजह क्या है कि 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में ये शुरू किया गया था और अभी पूरी तरीके से 100th वर्षगांठ 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की। इसी के दौरान प्रस्ताव पेश करने वाले लीबिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ताहेर अल सोनी ने सभा को बताया कि फुटबॉल या सॉकर, जैसे कि अन्य लोग इसे कहते हैं, दुनिया भर में खेला जाने वाला और अनुसरण किए जाने वाला नंबर 1 खेल बन चुका है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने होंगे कि हम लोग अब हर वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को सेलिब्रेट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इसे घोषित किया गया।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां शुरू होगा? तो राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय में शुरू होगा 7th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम दिया गया है शक्ति 2024, जो भारत और फ्रेंच के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण 13 से लेकर 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स याद रखने होंगे कि भारत और फ्रेंच के मध्य होने वाली सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति। इसका कौन सा एडिशन चल रहा है? तो 7th एडिशन चल रहा है। कहाँ पे आयोजन हो रहा है? तो भारत के मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी के दौरान भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच सैन्य अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो 2011 में शुरू हुआ था और भारत और फ्रांस में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि सबसे पहला इसका शुरुआत साल 2011 में किया गया और वैकल्पिक तरीके से फ्रांस और भारत दोनों में इसका आयोजन किया जाता है। सैन्य अभ्यास शक्ति का छठा संस्करण 15 से 26 नवंबर 2021 तक फ्रांस में आयोजित किया गया था और इस प्रकार अगले अभ्यास की मेजबानी की भारत में की गई। तो ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि 2021 में जो छठा संस्करण था, 6 एडिशन था, इंडिया और फ्रांस के मध्य होने वाले शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन फ्रांस में ही किया गया था। लेकिन ये जो 7th एडिशन है, ये हमारे भारत के मेघालय के उमरोई जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है शक्ति एक्सरसाइज का, जो भारत और फ्रेंच के मध्य होने वाली एक एक्सरसाइज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहां शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड में शुरू किया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट, जिसका नाम दिया गया मैमोथ। मैमोथ का मतलब ही होता है बहुत ही बड़ा, विशाल। इसी का सबसे मेन रीजन है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट आइसलैंड में शुरू किया गया और उसका नाम ही रखा गया मैमोथ। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन की गई दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा ने 8 मई 2024 को आइसलैंड में परिचालन शुरू किया। मैमथ नामक संयंत्र देश में क्लाइम वर्क्स की दूसरी वाणिज्यिक प्रत्यक्ष वायु कैप्चर सुविधा है और यह अपने पूर्ववर्ती उड़का से काफी बड़ा है, जो 2021 में शुरू हुआ था। और इसके अलावा स्ट्रेटोस नामक एक समान संयंत्र टेक्सास में निर्माणाधीन भी है। यह अत्याधुनिक तकनीक हवा खींचती है और रासायनिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, जिसे बाद में भूमिगत संग्रहित किया जा सकता है और पत्थर में परिवर्तित किया जा सकता है या पुनः इसे उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने होंगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैसिलिटी डिजाइन किया गया कहाँ पे? तो आइसलैंड में इसका डिजाइन किया गया। किस वजह से इसको डिजाइन किया गया? ताकि रिमूव किया जा सके कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से। तो इसी प्लांट का नाम दिया गया मैमोथ। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखकर चलने होंगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैसिलिटी जिसका नाम दिया गया मैमोथ, ताकि वो रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से। कहां पे शुरू किया गया? तो आइसलैंड में इसका शुरू किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर कि आखिर जो मैमोथ नाम दिया गया इसका क्या रीजन है। इसका निर्माण किया गया था जून 2022 में शुरू हुआ और इसमें एक मॉड्यूलर डिजाइन है जो इसके 72 कलेक्टर कंटेनरों की लचीली व्यवस्था की अनुमति देता है और वर्तमान में संचालन में 12 कंटेनरों और अधिक जोड़े जाने के साथ सुविधा का लक्ष्य सालाना 36,000 टन कार्बन हटाना है, जो हर साल लगभग 7,800 गैस से चलने वाली कारों को सड़क से हटाने के बराबर है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से मैमोथ एक प्लांट लगाया गया, जो साल 2022 में ही इसको शुरू किया गया और अब तक इसका पूरी तरीके से शुरू कर स्टार्ट भी कर दिया गया है, ताकि हमारे एटमॉस्फेयर से क्या होगा कि वो रिमूव कर दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने सबसे अधिक निर्यात कहां किया है? तो राइट आंसर का यूनाइटेड अरब अमीरात में इंडिया के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में कुल 238 देशों क्षेत्रों में से 115 देशों में भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई और 124 देशों से आयात में गिरावट भी आई है। 2023-24 में 10 प्रमुख निर्यात स्थलों पर भारतीय निर्यात 2022-23 की तुलना में 13% बढ़ गया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात 2023-24 में
$35.6 बिलियन के साथ भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका था, जिसने 12.71% की वृद्धि दर्ज की है। सिंगापुर को निर्यात 20.19% बढ़कर $14.4 बिलियन हो चुका है, जबकि यूके को 13.30% बढ़ाकर $13 बिलियन और चीन को 8.70% बढ़ाकर $16.7 बिलियन हो गया है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि भारत ने सबसे ज्यादा सर्वाधिक एक्सपोर्ट किस कंट्री के साथ की है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमारे भारत के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया। तो जानते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल? किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन बी। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।